सोचिए आप अपने दोस्त के साथ चाय पी रहे हैं और वो अचानक से बोलता है, भाई मैंने सुजलॉन के शेयर्स में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे पिछले साल और अब वो 40,000 बन गए हैं। आप हैरान हो जाते हो, इतनी जल्दी पैसे कैसे बढ़ गए तेरे। आपका दोस्त मुस्कुराता है और आपके मन में एक ख्याल आता है, क्या मुझे भी ये इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए थी यार उस समय, क्या मैंने गलती कर दी। फिर आपको अपने दोस्त का वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट याद आता है जहां उसने लिखा था कि मैंने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए और आज के तारीख में वो 10 लाख बन गए हैं। ऐसे सक्सेस स्टोरी सुन के आप सोचते हो, क्या ये सच में एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, सुजलॉन एनर्जी का असली सच। ये वीडियो जरूरी है अगर आप ये सोच रहे हो कि सुजलॉन में अभी जाके पैसे इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर जो मेरे पास सुजलॉन के शेयर है उसको मैं सेल कर दूं। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं आपको ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप जाके ये शेयर बाय करो सेल करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो खुद की रिसर्च पे ही करनी चाहिए। ये कहानी शुरू होती है 1995 में, जब तुलसी तांती गुजरात में अपने टेक्सटाइल फैक्ट्री में पावर की कमी से परेशान हो रहे थे। वो परेशान हो गए थे, यार ये कैसे शॉर्टेज खत्म होगा। तो उन्होंने ना सामने एक बच्चे को देखा जिसके हाथ में एक वो चक्री था जो हवा से घूमता है ना, वो वाला चक्री था। तो वहीं से उनके मन में एक आइडिया आया, अगर हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें तो क्या हमारा पावर का जो ये इशू है वो ठीक हो जाएगा। तभी सुजलॉन एनर्जी का जन्म हुआ। रेन्यूएबल एनर्जी को लेकर शुरू से उनका जो सपना था ना वो बहुत ज्यादा बड़ा था और जिस कारण से उन्होंने विंड टर्बाइंस भी बनाना शुरू कर दिया। एंड एट लास्ट उनका जो ये हार्ड वर्क था वो रंग लाया और 2005 में जब उन्होंने अपनी कंपनी सुजलॉन का आईपीओ लॉन्च किया तब मार्केट में सुजलॉन ने धमाका कर दिया। ये वो वक्त था जब सबके लिए ये जो स्टॉक था वो एक गोल्डन टिकट के रूप में देखा जा रहा था। हर जगह इसने तबाही मचा दिया। आईपीओ के लिस्टिंग के बाद से ही ये इन्वेस्टर का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक बन चुका था ऑन दलाल स्ट्रीट। लोग घंटों लाइन लगाते थे इनका शेयर्स बाय करने के लिए। लेकिन हर कहानी में जैसे ट्विस्ट होते हैं उसी तरह सुजलॉन के साथ भी वही हुआ। सुजलॉन ने जब 2007 में आरी पावर नाम की एक यूरोपियन कंपनी को एक्वायर किया, जो कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था उनके मैनेजमेंट के द्वारा, जिस कारण से उनका क्या हुआ, उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री ले ली। लेकिन ये सब हुआ एक कॉस्ट $1.4 बिलियन का लोन। और फिर 2008 में जब लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस आया और इसने सब कुछ बदल दिया। जो चीजें इनके फेवर में चल रही थी अभी अभी वो रातों रात बदल गई, जिससे सुजलॉन के जो फॉरेन ऑर्डर्स थे एक एक करके कैंसिल होने लग गए। उनका जो ये डील था वो एक सरदर्द में बदल चुका था। डेब्ट का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि सुजलॉन को लगभग 6,000 से 7,000 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा था हर साल। ये बर्डन उनके कंपनी के ऑपरेशंस पे भी असर डालने लग गया और उनका जो वो स्टॉक था वो फ्री फॉल में चला गया। हर इन्वेस्टर का दिल यही सोच रहा था, ये क्या हो रहा है। अगर ये क्राइसिस आज ना हुआ होता तो गारंटी था ये जो स्टॉक था ना वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में से एक होता। बट जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में होता है, जब तक एंडिंग हैप्पी नहीं है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 2015 में सुजलॉन ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी यूरोपियन सब्सिडरी आरी पावर को बेच दिया अप्रॉक्स $1 बिलियन में। ये एक बोल्ड डिसीजन था पर ये आगे जाके एक टर्न अराउंड पॉइंट बन गया इनके लिए। इस डील के बाद से सुजलॉन के फाइनेंसेस में चेंजेस दिखने लग गए। धीरे धीरे डेब्ट भी इन्होंने रीपे कर दिया रिस्ट्रक्चर करके और आज 2024 तक सुजलॉन का जो रिवेन्यू है वो 6,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो कि 2 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 2023 में कंपनी ने टोटल 2,887 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। और सबसे बड़ी बात, सुजलॉन आज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हो चुका है और फाइनली इतने सालों बाद उनका जो डेब्ट स्ट्रक्चरिंग था, उन्होंने जो कुछ भी किया, ये सब इनके पीएनएल में साफ आपको दिखाई देगा। सब आप देख भी सकते हो। 2021 में इनका जो रिवेन्यू था वो 3,347 करोड़ का था। 2021-22 में ये रिवेन्यू बढ़कर 5,767 करोड़ हो गया। 2022-23 में इनका जो रिवेन्यू था वो 6,148 करोड़ तक टच कर चुका था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी इनके पिछले साल से कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे थे, जो सुजलॉन के एक टर्न अराउंड पॉइंट का एक सबूत है। इनका जो एबिटा है वो भी पॉजिटिव जोन में है, जो क्या दिखाता है, पॉजिटिव ग्रोथ को दिखाता है कि इनका जो कंपनी है वो आखिरकार अब जाके ग्रो हो रहा है। अब सवाल ये है कि सुजलॉन का फ्यूचर क्या है। क्या ये स्टॉक फिर से एक मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा। दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव हो रही है और भारत में सुजलॉन की भी डिमांड बढ़ रही है और साथ साथ ईवी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। इनका जो टाई अप है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हो चुका है, जैसे आदित्य ग्रुप हो गया, जूनिपर ग्रीन एनर्जी हो गया और भी दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ सुजलॉन का जो टाई अप हो चुका है, जिसमें इन्होंने एमयू साइन किया है। और इनका टारगेट है कि अगले 2 सालों में सुजलॉन का जो रिवेन्यू है वो 10,000 करोड़ के मार्क को क्रॉस कर जाए। पिछले 5 सालों में सुजलॉन ने काफी ग्रोथ दिखाया है। उनका जो रिवेन्यू था 2020 में 4,000 करोड़ के आसपास था, अब जाके 2023 में वो बढ़कर 6,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये 37% का ग्रोथ है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने ट्रैक पर वापस आ गई है। लेकिन स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क होता है। शॉर्ट टर्म में सुजलॉन जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये अभी भी एक रिस्की बेट है। तो अगर आप ये बेट लेना चाहते हो तो ये आपका कॉल है, मेरा कॉल नहीं है। अब सवाल ये है कि आपको सुजलॉन में पैसे लगाना चाहिए। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैंने आपको सारी कुछ बताया, गवर्नमेंट कितना सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। आप ओला को देख लो, सारी बड़ी बड़ी ईवी कंपनीज का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। उनका रिवेन्यू भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है।
है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी तरह तरह का प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये जो स्टॉक है वो अभी रिस्क रिवार्ड कैटेगरी में है। ये ज़रूर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन सही वक्त का इंतजार आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक इनका जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है तब तक हम इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते हैं। तो आपका क्या फैसला है ये आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और स्टॉक मार्केट का ऐसे ही अपडेट्स लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब जब करोगे तो घंटी आएगा उसको भी टैप कर देना। और फ्यूचर में किस स्टॉक के ऊपर आप डीप में एनालिसिस करना चाहते हो आप मेरे को बताना, क्योंकि इस वीडियो में आपने देखा ओला वाली वीडियो में मैंने क्या किया था, ज़्यादा आपको नंबर्स पे फोकस किया था, इसमें मैंने अपने स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा फोकस किया। तो मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर मुझे पता चल जाएगा कि आपको स्टोरी टेलिंग वाला फॉर्मेट ज़्यादा पसंद आता है तो मैं वो कंटिन्यू करूँगा। वरना जैसे मैंने ओला की वीडियो में सारा पोल खोल दिया, सारा फाइनेंस, सारा कंपेयर डिटेल में किया, अगर आप वैसा चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।